Yes, everybody joined. I think maybe one or two are missing. तो वो सब कुछ ऐसा होता है। अब आप लोग मुझे अपने एक्सपीरियंस के तहत बताएं या मैसेज कर दें, ठीक है, कि क्या ऐसा आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया। यस, यमुना ने कहा जी यस। एनीवन एल्स? और ये हमारी डिस्कशन का वो हिस्सा है जब हमने शुरू में कम्युनिकेशन की बात की और हमने कैरियर प्रोग्रेशन की इनिशियली बात की और हमने कहा कि आपको अपनी लाइकेबिलिटी के ऊपर, यस, उसके लिए लाइकेबिलिटी का फैक्टर होता है, बट सर हमारे मुआशरे में लोग उंगली भी उठाते हैं। तो आप देखें, आपने लोगों की उंगलियों को देखना है, फिंगर पॉइंटिंग को देखना है, वो जो कहते हैं ना बार बार ट्रेनिंग में, लोग क्या कहेंगे, या आपने अपनी ग्रोथ और अपनी प्रोग्रेस को देखना है। ये चॉइस तो आपने करनी है ना, पावर ऑफ चॉइस तो आपके पास है। आपने ग्रो करना है, आपने आगे जाना है, या आपने लोगों को खुश करने के लिए बैक सीट के ऊपर बैठना है। ये चॉइस आपके पास है। ये जब मैंने नस्ट में ट्रेनिंग दी थी उनके स्टाफ को, और उसमें कुछ सीनियर लोग भी थे, सीनियर से मुराद है कि उनकी जो फैकल्टी में सीनियर थे, तो सम ऑफ देम, नॉट एवरीवन बट सम ऑफ देम, दे वर आल्सो सरप्राइज। उन्होंने कहा जी हमने तो इसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं है। तो मैंने कहा जब आपने डिग्री ले ली और आपको कहीं जॉब मिल गई तो दैट डिग्री इज ओवर। हार्ड वर्क तो आपने करना ही करना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो आपने लेनी ही लेनी है, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग तो आपने करनी ही करनी है, देयर इज नो कम्प्रोमाइज ऑन टू दैट। लेकिन उससे ज्यादा आपने क्या करना है, उससे ज्यादा आपने लिंच पिन बनना है। सेठ गॉर्डन की किताब बताई थी ना, नाम भूल गए होगा सबको, और किसी ने उस किताब को, वो मुफ्त में अवेलेबल है ऑनलाइन, गूगल ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है, लिंच पिन के नाम से। आप कभी इसको गो थ्रू करके देखें। आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे डेनियल गोलमैन को चलें, आप उसकी कोई टॉक, टेड टॉक सुन लें, 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम होती है, ठीक है। वो सारे आपको ये कहते हैं कि आपने अपनी लाइकेबिलिटी फैक्टर के ऊपर काम करना है, आपने अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, और सिर्फ ड्रेसिंग के ऊपर नहीं, वो कहते हैं ना कि योर एक्सप्रेशन, योर वर्ड इज द ड्रेस ऑफ योर थॉट। जो आपके अल्फाज मुंह से निकलते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपने उसके ऊपर काम करना है। आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को हर वक्त रिपीट करना है, इतना ज्यादा दोहराना है कि आपके मुंह से ना निकलने की वजह हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स निकले। और फिर आप देखें कि आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेशन सारी, हम हमेशा ना रेजिस्टेंस मोड में रहते हैं। जो हमें टास्क दिया जाता है हम सबसे पहले ना क्यों पड़ जाते हैं, हम समझते हैं कि ये मुझे ही क्यों मिला है। आप उसको यूं लें कि ये मुझे मिला है और मुझे अभी अपनी एबिलिटी शो करनी है। जितना वक्त आप खुद को रेजिस्ट करने में लगाती हैं, उससे कम वक्त में आप वो काम करके उनको दे देंगी, ठीक है। इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन हियर जस्ट लेट मी नो। तो ये हम बात कर रहे थे कि क्लोज ऑन अ पॉजिटिव, ये कर्टियस नोट, ये ऑप्शन होता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे पास ईमेल है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ये मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी एक्सपेक्ट, मैं आपको ईमेल का जवाब देता हूँ, गुड एफर्ट मैं उसमें लिखता हूँ, ठीक है। वेल डन, यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क, योर ईमेल स्किल इज एक्सीलेंट, बट फॉलोइंग पॉइंट्स नीड कंसिडरेशन। आप वही बात कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रीवर्ड करके आप उसको पोलाइटनेस के एलिमेंट में लेके जा रहे हैं। होप आई एम क्लियर नाउ। यस सर। तो काम करेंगे अपनी लाइकेबिलिटी फैक्टर के ऊपर। कितने जरूर। लोग एग्री करते हैं? यस सर, जरूर करेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लाइकेबिलिटी फैक्टर में आपने किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, चलें ये बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सुबह आप में से कौन है जो 5 से 6 बजे उठता है? ओके, वंडरफुल। Okay, Yumna, there is 20 years research on this point, 5 a.m. club. You might be knowing it. Just Google करके देखें, YouTube के ऊपर लिखें 5 a.m. club and you will be surprised. अगर आप सुबह 5 बजे उठती हैं और आपके घर के पास कोई पार्क है
या आपके घर पे छत है और आप छत पे जाती हैं और वहां पे आप 10 से 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, ठीक है, ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ी स्वेटिंग आ जाए, आप फ्रेश एयर को इनहेल करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें आप मॉर्निंग टाइम में। और उसके बाद अभी चूंकि ये कोर्स हमारा नेक्स्ट मंथ भी चलेगा, अब मुझे 15 दिनों के बाद इस ग्रुप में बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, आपकी मूड वेरिएशंस, आपका मूड कंट्रोल, आपके जो कॉर्टिसोल होता है, हैप्पी हार्मोनल केमिकल जो होता है वो, और आपका हर वक्त एक शगुफ्ता और अच्छा रहना, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जात का हिस्सा बन जाएंगी। ये व्हेन आई वाज इन कराची, अब लाहौर में जब से आया तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, रात को देर तक काम करना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट समथिंग गुड। लेकिन मैंने ये खुद अपने ऊपर, जब मैंने किताब पढ़ी थी मैंने खुद इसको इम्प्लीमेंट किया था। क्योंकि कराची में आप देखें ना, सर्दियों में भी वेदर इतना ठंडा नहीं होता, आप आराम से 5:30-6 बजे आप वॉक कर सकती हैं, और गर्मी में तो वैसे ही लोग ट्रेंड भी होता है। तो जब आप पूरी रात सोती हैं, हम लोग सोते हैं, तो एक केमिकल होता है, मैं अभी इसका नाम भूल रहा हूँ, कॉर्टिसोल या कुछ ऐसा नाम है, जो फियर क्रिएट करता है, जो खौफ क्रिएट करता है। और उस रिसर्च के मुताबिक जो रॉबिन शर्मा ने लिखी है अपनी किताब 5 AM क्लब में, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट सुबह मॉर्निंग टाइम में होते हैं, लोग जल्दी में होते हैं, रश कर रहे होते हैं, आप जा रही हैं, आगे की बाइक वाला आया है, रश पड़ा है वहां पे, आपकी गाड़ी रुक गई है, आपकी वैन रुक गई है, आपको यकदम गुस्सा आ जाएगा, आपका गुस्से का एलिमेंट बहुत जल्दी होता है। वो जब आप सुबह उठती हैं और आप 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करेंगे वहां पे, आपका पसीना आएगा, उस पसीने के साथ आपका वो कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा, यू विल बिकम नॉर्मल। वापस आके यू टेक ए शावर, यू डू योर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में भी हेल्दी चीजें लें, और उसके बाद आप दिन में देखें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, आपका कोलीग्स के साथ रवैया, आपका हेल्पफुल होना, आपका लाइकेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल। सिर्फ 15 दिन का टारगेट है आपके पास, एनी वन हु कैन डू इट। सिर्फ आपने 5 बजे उठना है, और उसके बाद आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, इनहेल करना है, ठीक है, नमाज पढ़ें आप, अच्छा सा नाश्ता करें, शावर लें, और अपने दिन की एक्टिविटीज आप देखें। यस, जोया वांट्स टू से समथिंग। यस मिस जोया। जी सर, एक मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रिसर्च पढ़ी थी कि जब हम अपने नाक में पानी डालते हैं ना, तो उससे भी इमिडिएटली आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कूल डाउन होता है, और आपकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स होती है। और फिर जो है ना, आप अपनी बॉडी को, आपकी आंखें भी रोशन होती हैं उससे। और फिर जो मतलब आपकी जो एनर्जी बूस्टअप आपको मिलता है ना, उससे आप पूरे दिन की एनर्जी को अपने अंदर सिक्योर कर सकते हैं। जी सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आई फुली एग्री। तभी मैंने कहा ना सुबह नमाज भी पढ़े, नमाज में भी तो आपकी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज ही हो रही होती है ना, ठीक है, आप वो भी करें, और ये जो मैंने कहा ना ब्रिस्क वॉक वाला, ये भी करें आप। ये दोनों करके आप विद इन 15 डेज, जिस भी वक्त आपको मुनासिब लगे, आप आए ग्रुप के अंदर, आप उस ग्रुप में शेयर करें जो हमारा व्हाट्सएप है, या आप यहाँ पे आके शेयर करें, और बिल्कुल खुल के बताएं कि व्हाट चेंज हैव यू फेल्ट विद इन यू। वैसे तो चेंज के लिए कहते हैं कि 21 डेज, कोई भी रूटीन आप बनाते हैं 21 डेज, किताबों में लिखा है कि उसके बाद आपको उसका डिफरेंस फील होना शुरू होता है। और इसमें कंसिस्टेंसी और टाइमिंग, ये नहीं कि संडे आए तो आज आपकी छुट्टी है, देयर इज नो संडे इन योर रूटीन, राइट? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, समवन एल्स। ओके, यस, फाइन। अच्छा, ये है स्प्रेडशीट सप्लायर के बारे में, ये आपके पास आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, वही है। अब देखिए कि सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि प्लीज कोड यू कलेक्ट योर ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर रूम, और आगे आपने सेकंड फ्लोर उसको उसमें लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इफ एनीथिंग इज मिसिंग फ्रॉम योर ऑर्डर प्लीज लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल। होप आई थिंक आई स्टार्टेड विद द रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। अच्छा, ये क्लोजिंग पैराग्राफ ऑप्शनल, ये सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशंस के हवाले से आपको ये सैंपल दिए हुए हैं।
ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो फिर आप कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगी? गुड न्यूज आपने किसी को बतानी है तो कैसे स्टार्ट होगा, बैड न्यूज किसी को बतानी है तो फिर कैसे स्टार्ट होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन कौन से फिक्रे आप वहां पे स्टार्ट करेंगी। ठीक है, ये वो है उसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि डेवलपिंग ए गुड राइटिंग स्टाइल। अभी तक हमने मैकेनिक्स तो देख ली है कि आपने सब्जेक्ट कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, मिडिल ऑफ द ईमेल क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा, सिग्नेचर एरिया कहाँ पे होगा, अटैचमेंट कैसे लगाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग सेंटेंसेस क्या होगा, क्लोजिंग सेंटेंस क्या होगा। अब हम देखते हैं ओवरऑल आपके राइटिंग स्टाइल के हवाले से जो हमने 7 सीज में भी देखा था। चूज एन अप्रोप्रिएट टोन। ठीक है, आपने अप्रोप्रिएट टोन वो यूज करनी है कि आप बहुत फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ईमेल लिख रही हैं या आप इनफॉर्मल वे के अंदर लिख रही हैं। हमारे यहाँ बेसिकली इनफॉर्मल मेल भी हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉर्मल ही कहलाती है। उसमें हम अपने बॉस के साथ बड़ा फॉर्मल होके, भले इनफॉर्मल हमने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, मीटिंग के पॉइंट्स के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस करनी हो, तो ये हमें थोड़ा सा अपने मारूजी हालात को, हमारी लोकल कंडीशंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इनफॉर्मल टोन से क्या मुराद है? ये सिंपल और डायरेक्ट होती है। कैसे? इसमें आपने एक्टिव वॉइस को यूज करना है, पैसिव वॉइस का यूज नहीं करना। शॉर्ट सेंटेंस आपने यूज करने हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आई वी दे ये आपने यूज करने हैं, और आपने यूज एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्सेशन वो आपने यूज करने हैं। अब ये क्या चीजें हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर। फॉर्मल टोन कौन सी होती है? वो इम्पर्सनल होती है, इसमें आपने पैसिव यूज करना है, इसमें आपने पर्सनल रेफरेंसेस आई यू वगैरह को अवॉइड करना है। फोकस ऑन व्हाट इज डन रादर देन हु डिड इट। तो जो काम हुआ है आपने उसके ऊपर फोकस करना है, बजाय ये कि आपने लोगों को नॉमिनेट करना है कि वो देर से आया था तो उसकी वजह से ये काम लेट हुआ। आपने सिर्फ बताना है कि ये काम लेट हुआ है। प्रिसाइज वर्ड्स और एक्सप्रेशन आपने यूज करने हैं। ठीक है, नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हुए, फॉर्मल किस तरीके से लिखेंगे सेंटेंस को। रिसर्च हैज शोन एन इंटरेस्टिंग कनेक्शन बिटवीन विटामिन ए एंड कैंसर, बट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द कनेक्शन हैज नॉट बीन कंक्लूसिवली डिटरमिन्ड। कंक्लूजन से आपने एडवर्ब यूज किया एल वाई, कंक्लूसिवली डिटरमिन्ड। अब आप देखें कि इनफॉर्मल तरीके से आप इसको कैसे लिखेंगी। सेम सेंटेंस, सेम आइडिया आपके पास, लेकिन आपकी वर्डिंग क्या होगी। रिसर्चर्स बिलीव, अब ऊपर रिसर्च था, नीचे आपने रिसर्चर्स कर दिया, ये चेंज आ गई आपकी। ऊपर आपने हैज शोन का वर्ड यूज किया जो कि फॉर्मल है, नीचे आपने बिलीव का वर्ड यूज किया जो कि कन्वर्सेशनल टोन आपकी होती है। रिसर्चर्स बिलीव देयर मे बी अ लिंक बिटवीन विटामिन ए एंड कैंसर, बट दे डू नॉट बट दे डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इट इज येट। अभी तक उन्हें नहीं पता। ऊपर आपने इसके लिए वर्ड क्या यूज किया? हैज नॉट बीन कंक्लूसिवली डिटरमिन्ड, और नीचे आपने क्या यूज किया? डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज येट। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी, लेकिन अगर आप इसको लिटरेचर में जाएं और आप शेक्सपियरियन वर्डिंग यूज करना चाहें तो वो इसके लिए वर्ड यूज करता है मडी वेस्चर ऑफ डिके। क्या यूज करता है? मडी, मड से निकला हुआ, वेस्चर जो वास्केट सी होती है, मडी वेस्चर ऑफ डिके, यानी कि इंसान एक ऐसा पुतला है मट्टी का बना हुआ जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बिखर जाएगा वो। तो अब आप बताएं कि ह्यूमन बॉडी ज्यादा आसान है या मडी वेस्चर ऑफ डिके ज्यादा आसान है? ईमेल में अगर आप ह्यूमन बॉडी की बजाय मडी वेस्चर ऑफ डिके यूज करेंगी, या स्काई आसमान की जगह पे फाउल एंड पेस्टिलेंट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वेपर्स की फ्रेज इस्तेमाल करेंगी, तो वो तो आपके मैसेज के ऊपर तो फोकस नहीं होगा। जो आपका रीडर है वो तो कहेगा कि ये पेडेंट्री शो कर रही है। पेडेंट्री का मतलब है कि अपनी लर्निंग शो कर रही है, वो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात नहीं कर रही। इसी के एक और एग्जांपल देते थे। आप पुराने ज़माने में विक्टोरियन टाइम में 19वीं सेंचुरी में अगर कोई बच्चा किसी बड़े को जाके बताता था उसके दफ्तर में कि सर आपका जो घर है वहाँ पे आग लग गई है, तो आजकल के ज़माने में तो कहते हैं ना सर, जो कि वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट है दोज हु आर ओल्डर और एल्डर टू यू इन एज और इन रैंक, कि सर योर हाउस इज ऑन फायर। उस जमाने में कहते थे कि सर द अबोर्ड, हाउस की जगह पे क्या होता था? द अबोर्ड इन विच यू प्रोबेबली पास्ट, द अबोर्ड इन विच यू प्रोबेबली पास्ट द डिलाइटफुल डेज ऑफ यूथ इज इन अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। इतने में भले पूरा घर जल जाए।
ऐसे वर्ड कहाँ यूज किए जाएं, ये आप, मैंने बताया था कि आप एक अच्छी सी डिक्शनरी लें या आप एक थिसॉरस लें, आपको वर्ड मीनिंग मिलेंगे। ये मेरे पास अभी मोबाइल में मैंने ये रखे हुए हैं, मरियम वेबस्टर के इसमें रखा हुआ, ये आपको थिसॉरस भी देता है, सिनोनिम्स भी उसका देता है। लेकिन सिनोनिम को हमेशा देखें, इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर नो टू वर्ड्स एग्जैक्टली विद द सेम मीनिंग, थोड़ा बहुत उसके मीनिंग में फर्क आएगा, तो वहां से। और फिर मैंने कहा ना, आप टेड टॉक वगैरह सुने, आपको वोकैबुलरी मिलेगी, आप रीडिंग करें, आपको वहां से वोकैबुलरी मिलेगी। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिटोरियल डाउनलोड करती हैं, उसका एक प्रिंट आउट ले लेती हैं, उसको अगले 20 दिन आप गो थ्रू करती हैं एक ही पेज को, तो आपको पता चलेगा कि करंट वोकैब क्या चल रहा है। हम जाते हैं डॉन पे या उन चीज़ों के ऊपर जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल वोकैब उसके अंदर आ रही है। तो सोर्सेज तो आपके इर्द गिर्द अवेलेबल हैं, बस उनको तलाश करने की जरूरत है। अच्छा, यूज अ पैसिव वॉइस ओनली व्हेन नेसेसरी, ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चूंकि एग्जांपल काफ़ी है तो इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगा रहा। बी सिंपल एंड कंसाइज इन योर राइटिंग, ये सारी चीज़ें हम पैसिव वॉइस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएंगी, आपने देखना है कि आप ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे आई रेफर टू योर लेटर ऑफ सेवंथ में ये वाला वर्ड यूज करते हैं, ये दूसरे वाला यूज करते हैं, तो ये लेफ्ट वाले कॉलम में इसकी जगह पे आपने राइट वाले कॉलम वाले वर्ड्स यूज करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कंसाइजनेस उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। एक और चीज होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी कि 4-5 अल्फाज की जगह पे एक वर्ड। आप गूगल करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल्स, तो आपको बहुत सारी लिस्ट की लिस्ट आ जाएंगी। तो जो आपने वर्ड यूज करना है वहां से उसका मुतबादल देख के और उसका मीनिंग देख के आप उसका यूज कर सकती हैं। अच्छा, ईमेल वगैरह में अवॉइड यूजिंग देयर इज और या देयर आर फिक्रे के शुरू में, क्योंकि इससे फिक्रा लंबा होता है, तो अगर आप इसको भी अवॉइड करना शुरू कर देंगे, इसे ग्रामेटिक कहते हैं एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव का मतलब होता है फिक्रे को शुरू करने के लिए एक थोड़ी सी तमहीद बांधना। तो ईमेल चूंकि टू दी पॉइंट और रेलिवेंट होती है, वहां पे एक्सप्लेटिव यूज नहीं करते। नॉर्मल ईमेल में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल राइटिंग के अंदर आप एक्सप्लेटिव यूज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उसको यूज नहीं करते। अच्छा, नाउन्स की जगह पे, जैसे सर रशद लास्ट टाइम कह रहे थे, नाउन्स की जगह पे आप वर्ब्स यूज करें, क्योंकि वर्ब जो है वो एक्टिव होते हैं। ये सारी आपको एग्जांपल मिलेंगी यहाँ पे, वोकैबुलरी की आपको यहाँ पे एग्जांपल मिलेंगी। जो चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ऑलरेडी हम टाइम लगा चुके हैं, उसके ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर। ठीक है, तो ये आपका वो लास्ट है फॉर्मल इनफॉर्मल के आपके पास एग्जांपल आई हैं। अब भी बेसिकली मैं ये चाहता हूँ जो आपके पास मजीद टाइम है तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चंस करें, कोई क्यूरीज हैं वो पूछें, क्योंकि ये आप गो थ्रू करेंगी। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इनबॉक्स हाजिर है, ग्रुप भी हाजिर है, आप ईमेल भी कर सकती हैं। अब तो माशाल्लाह वो भी आप लोगों के पास एड्रेस अवेलेबल है। यू गॉट मल्टीपल channels to communicate your thoughts on these slides. Now I want you can write or you can ask me the question. ये बेसिक चीज है कि आपको ईमेल राइटिंग की क्या समझ आई है और क्या आप अपने अंदर चेंज लेके आने वाली हैं। यस। सर हेलो। जी। जी सर, जोया बात कर रही हूँ। जी सर। सर मैंने जो आज के क्लास से सीखा है वो यही है कि आप जो है वो शॉर्ट वर्ड यूज करें, शॉर्ट वर्ड के साथ साथ वो कंसाइज हो, आपकी बात जो है वो पहुंचने वाले तक कंप्लीटली पहुंच जाए और उसका एक वो उसी फॉर्म में जवाब आ जाए। और फिर ये चीज है कि हेलो। जी जी, मैं आवाज आ रही है आपकी। जी सर, ये मतलब ओवरऑल जो मैंने सीखा है वो यही चीज है। हम्म। अच्छा, इसमें पोलाइटनेस का एलिमेंट, क्लोजिंग कर्टिसी, ठीक है, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे मेन चीज जो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वो है एडिटिंग एंड रिवीजन। अब जो भी लिखें, भले एक सेंटेंस हो, उसका थोड़ा टाइम दें, उसको 3 बार 4 बार जरूर पढ़ें। कोई ग्रामर की गलती, स्पेलिंग की, टेंस की, वर्ब की, पंक्चुएशन की, क्वेश्चन मार्क की, या कोई सरप्राइज शो करी तो मार्क ऑफ वो जो होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क,
ठीक है, वो आपने लगाना है। ये चीजें जो कि आपका इंप्रेशन क्रिएट कर रही होती हैं, ये आपका एक लाइकबिलिटी फैक्टर बिल्ड कर रही होती हैं। जो आपका रीडर होता है इसे पता होता है कि अच्छा ये जो मेल मेरे पास आई है, इसके ऊपर इसने जो राइटर है उसने कुछ मेहनत की है, कुछ काम किया है उसके ऊपर। ये जो हमारी एक हैबिट है ना, जल्दी से हमने, भले वो व्हाट्सएप के ऊपर आप भेज दीजिए, ये सिर्फ ईमेल के लिए नहीं है, भले आपका कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज हो, आपको रीडर को ध्यान में रखना है। तो कोई ऐसी एब्रीविएशन, कोई ऐसा एक्रोनिम, कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म, कोई ऐसी कंट्रैक्शन जो अननोन हो और दूसरे को समझ ना आए, तो उस एक वर्ड या एक जो आपने एलिमेंट मिस किया है उसकी वजह से आपका पूरा मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सर अक्सर लोग जैसे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ये तो ओवरऑल लोगों को पता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके मीनिंग्स उन्हें नहीं पता होता, और उन्हें नहीं पता होता कि वो ये चीज कहाँ यूज करें। ठीक है, जो बार होते हैं और जो डिफरेंट चीजें होती हैं, तो उनके लिए कोई हमें ऐसी चीज मिल जाएगी कि हमें पता हो कि भाई अगर हम ईमेल कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं तो हमें इस तरह से करना है। क्योंकि जब हम सिंपली लिखते हैं और कोई भी मैसेज आपको करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, फुल स्टॉप आते हैं, या फिर वो जो एक मिड में आता है ना, मतलब जुमले को तोड़ने के लिए। जी, तो कॉलन ये होता दो है या तीन सेमी चीज। कॉलन होता है। जी सर। अच्छा, इसमें ईमेल में और जनरली इसकी राइटिंग में आपको ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं है, नॉलेज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है डीप जाने के लिए, क्योंकि 14-15 मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन हैं, और वो हम सारी जिंदगी सीखते हैं मैट्रिक इंटर के अंदर, लेकिन हमें फिर भी याद नहीं रहते। टेंसेस हम सारी जिंदगी सीखते हैं। तो जो चीज़ आपके रेलिवेंट है ना, कि आपने फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है, अगर हमने चीज़ों की लिस्ट देनी है तो हमने कॉलन लगाना है और उसके नीचे 1 2 3 4 करके वो चीज़ें हमने लिख देनी है। अगर हम ज्यादा लंबा फिक्रा लिख रहे हैं तो वहां पे हमें सेमी कॉलन की जरूरत होती है। ठीक है, जो कॉलम से थोड़ा सा ज्यादा आप पॉज देने की शक्ल में, स्पीकिंग में पॉज देते हैं और राइटिंग में हम कॉमा और कॉलन वगैरह लगाते हैं वहां पे, तो उसकी हमें जाके जरूरत होती है। लेकिन जितना हमने लिखना है, 4-5 ही को आप पकड़ लें, उसी के ऊपर आप मेहनत करें और उसी का ही ध्यान रखें, तो आपकी राइटिंग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, इसमें अपने सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, और कोशिश करें कि अगर बड़ा फिक्र है तो इसको ब्रेक करें, क्योंकि बड़ा फिक्र लिखते हुए आपको भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता नहीं चलेगा। ठीक है, वर्ब का गलत इस्तेमाल होगा उसके अंदर, कहीं पे आप इज लगाएंगी, कहीं पे वॉज लगाएंगी, उसकी कंसिस्टेंसी का इश्यू होगा। पॉइंट ऑफ व्यू इसे कहते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज के अंदर, कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज होता रहता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी का बेहतरीन तरीका ये है आप छोटा फिगर लिखें, ताकि आपकी टेंस की गलती ना हो उसके अंदर, आपकी स्पेलिंग की भी गलती ना हो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। यस, एनीवन एल्स? सर एक बार स्लाइड्स को जरा सा शो कर देंगे, क्योंकि दो तीन चीजें मैं आपसे और भी डिस्कस करना चाह रही थी। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कौन सा वाले पॉइंट की स्लाइड निकालूं मैं? आज का सेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां पे मैं लेके जाऊं? आई थिंक यहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज का सेशन। Nowadays I am writing a book, my head told me, after heading, is it right? Is it right में मार्क ऑफ इंटरगेटिव मार्क नहीं है, मार्क ऑफ क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम के अंदर आई कैपिटल होगा। यस, नाउ फाइन। माई हेड टोल्ड मी व्हाट शी टोल्ड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएंगे ना, अगर आप उसको कोट करना चाह रही हैं Sir, तो। this is my question. This is my question that nowadays I am writing a book. So my head told me that after every heading I have to put semicolon. So is it right a form of punctuation? मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हेडिंग के बाद आप फुल स्टॉप लगाते हो, सेमी कॉलन नहीं लगाते। व्हाट यू से अबाउट इट? अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत ज़बरदस्त राइटर्स अवेलेबल हमारे पास, हमें हमेशा में रेफरेंस वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं। हेडिंग्स का हर डिपार्टमेंट का एक अपना तरीका और स्टाइल होता है, हेडिंग के आगे कभी कॉलन, सेमी कॉलन या आप वो नहीं लगाते। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे एडिटर का नोट है, हो सकता है आपको नजर आ रहा हो।
इंग्लिश की भी अवेलेबल है, ये मेरा एग्जाम्पल। अब देखिए एक हेडिंग है एडिटर का नोट, कहीं आपको कॉलन सेमी कॉलन या कुछ और नजर आ रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं आ रहा। ये स्टैंडर्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये आप देखिए दरमियान में दिया हुआ है अज़वाज और तालीम, ये आपको एक नजर आ रहा होगा, कहीं नजर आ रहा है आपको? ये एक बहुत स्टैंडर्ड किताब है वर्ल्ड ओवर, विल ड्यूरेंट की द हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, उसका तर्जमा किया है सैयद आबिद अली आबिद साहब ने। ये किताब आजकल मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, और ये बहुत जबरदस्त ट्रांसलेटर है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अभी इतनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज अवेलेबल हो गया है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या तो आप रिसर्च पेपर लिख रही हैं तो वहां पे भी या एपीए स्टाइल होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, या एमएलए होता है, ज्यादातर एपीए स्टाइल को फॉलो किया जाता है। उसका भी आपको 2 पेज का हैंड आउट आपको गूगल से मिल जाता है। आपने किताब लिखनी है, आपके पास एक से एक किताब पड़ी हुई, अब कोई किताब उठाएं, किसी किताब में बताएं कि उसके हेडिंग को उन्होंने अंडरलाइन किया हो, या हेडिंग के आगे सेमी कॉलन, सेमी कॉलन तो होता ही फिक्रे के अंदर है, ठीक है ना। व्हेन देयर आर मोर, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और देयर इज अ कंपाउंड सेंटेंस, वहां पे हम सेमी कॉलन या कॉमे वगैरह का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग के साथ तो आई हैव नेवर सीन कि आपने वो यूज किया हो। अच्छा एक और चीज भी होती है कि वो आप उनको किताब दिखाएंगे तो वो माइंड कर जाते हैं लोग, एक ये भी है। तो आपका कौन सा स्टाइल आप फॉलो कर रही हैं वहां पे? स्टाइल ऑफ होता है ना, जैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं जिसमें आपके पास एक स्टाइल होता है, ज्यादातर एपीए करती है, एक तो वो चीज है। अच्छा सर जनरल एपीआई को ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो आप एपीआई को ही बताएं कि फॉलो कर रहे हैं। एपी में है कोई आपके पास कहीं हेडिंग के बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है? एपीआई में नहीं है हमारे पास। नहीं है ना, तो आप उनको बताएं वो नहीं। अथॉरिटी है। देखिए मेरे पास भी जब भी होता है ना, मैं ऑफिस में था एक जगह पे, तो मैंने यही वाला वर्ड बताया कि ये लुक फॉरवर्ड टू के बाद आगे ना आईएनजी आता है। तो वो जो मेरे साहब थे वो थोड़ा सा उनका नहीं नहीं ये आता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको आर्गू करने की जरूरत नहीं है। मैं उन दिनों टोफल वगैरह की काफी किताबें गो थ्रू करता, बैरेंस की टोफल आती थी, उसमें 13 स्ट्रक्चर दिए हुए थे जिनका आईएनजी आता है। तो मैं नेक्स्ट डे जाकर ना, तो मैंने वो साहब को किताब गिफ्ट की, मैंने कहा सर ये किताब है, इसके सफ़र नंबर फलां के ऊपर, ये अंग्रेज राइटर की किताब है, और ईटीएस जो अमेरिका की बड़ी स्टैंडर्ड एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है, उन्होंने ये लिखी है, उनका अंग्रेज राइटर ने लिखी है। वो कह रहे हैं कि जहां पे भी आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे ना, तो उसके आगे आईएनजी आपको यूज करना है। तो ये अंग्रेज कहते हैं और ये अंग्रेजी लैंग्वेज है, मेरी तो है नहीं, तो ये उसका रेफरेंस है। तो मुस्कुरा पड़े, कहते हैं इसका मतलब मैं गलत है। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक रेफरेंस है, ये रेफरेंस कह रहा है, बाकी आप जो लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो मेरा एज एन इंग्लिश टीचर रोल ये है कि मैं आपको बता दूं कि सर ये वाली चीज है। तो अगर आपकी मैडम कह रही है कि आप वहां पे वो कॉलन लगाएं, तो आप उन्हें एक बार बता दें कि ये एपीए है, इसके अंदर नहीं लिखा जाता, लेकिन चूंकि ये आपकी फरमाइश के ऊपर किताब लिखी जा रही है, आप कहती तो मैं कॉलन लगा देती, बट इट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना जरूरी है कि टेक्निकली कौन सी चीज ठीक है, ये कौन सी चीज गलत है। अच्छा इसी के एक और है, ये बड़े बड़े अखबार हैं, जैसे गार्डियन है, ये ऑब्जर्वर है, तो जितने भी राइटर लिखते हैं ना वहां पे उन अखबारों में, तो वो एक खास स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक किताब ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो गया, आप पीडीएफ लिखिएगा, पीडीएफ ऑब्जर्वर स्टाइल गाइड, स्टाइल गाइड्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। अब वो स्टाइल गाइड डाउनलोड कर, उसमें लिखा होगा कहाँ पे आपने एम छोटा लिखना है, कहाँ पे बड़ा लिखना है, कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पीएम कैपिटल आएगा, कहाँ पे स्मॉल आएगा। ये सारी चीजें हम तो याद नहीं रख सकते ना। तो उसके लिए क्या होता है कि ये आपके पास चीजें अवेलेबल होती हैं, आप उसको लें, रेलिवेंट पॉइंट के ऊपर जाएं और वहां पे आप उसको रेफरेंस के तौर पे ले लें। इसी तरीके से फाउलर की किताब है, फाउलर मॉडर्न इंग्लिश यूजेज, उस समय इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। तो जिस लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रही हैं, आपको वहां पे उसकी मिल जाती है चीज़ें। अगर आप उर्दू में लिख रही हैं, तो मेरे ख्याल में उर्दू मुक्तदरा बोर्ड ऐसे नाम है, तो आपको उनकी इन पॉइंट्स के ऊपर किताबें मिल जाती हैं। तो हमेशा रेफरेंस अपने पास रखें, जहां पे भी डाउट हो। मुझे अभी भी कई बार रेफरेंस का प्रॉब्लम होता है, छोटे वर्ड्स होते हैं, अलॉट इकट्ठा लिखा जाएगा या सेपरेट लिखा जाएगा, मैं फौरन उसको गूगल करके सर्च करके, तो मुझे कंफर्म होता है कि नहीं ए लॉट दो अलग वर्ड है, इनको मैंने अलग करके लिखना है, जो कि नॉर्मली हम गलतियां करते हैं। जी, अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है आवाज, मिस आयमा? अच्छा ये आप इसकी जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है वहां पे क्लियर हो, क्योंकि माइक कनेक्टेड है उसमें।
जी सवाल बताएं, किसी ने कहा था कि जी प्रेजेंटेशन ऊपर करें तो सवाल पूछते हैं, तो आप सवाल पूछे, कौन से पेज निकालूं इसका? जी जी सर, मैंने कहा था बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे दें, मुझे 2-3 चीजें क्लियर करनी थी, बस वो करना चाह रही हूँ। जी ये ओपनिंग पैराग्राफ, ये पिछले हमने ऑनलाइन टूल्स की बात की, ओपनिंग पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, एग्जाम्पल है सारी उसकी, क्लोजिंग पैराग्राफ और उसकी एग्जाम्पल। ये ओवरऑल ईमेल की सैंपल चीजें दी गई हैं आप लोगों को देखने के लिए कि कैसे जो हमने डिस्कस किया है उसकी ये अमली शक्ल है यहाँ पे कि कैसे उसको लिखा गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी अब बेहतर है। जी तो मैंने कहा ये पीछे एग्जाम्पल दी गई हैं और आपको पॉइंट्स बताए गए हैं। ये आगे इन्फॉर्मिंग और यस सर। नोटिफाइंग के हवाले से है। एग्जाम्पल दी, क्योंकि देखिए आप एग्जाम्पल से सीखते हैं। ये सारी चीजें आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, लेकिन वो आप किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। जब आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल देख के आपको पता चलना शुरू। अब देखें यहाँ पे से कॉलन कैसे यूज किया है। जब भी इन्होंने चीजें देखे, 5 चीजें 6 चीजें, जो भी इन्होंने 3 और 2 5 चीजें मांगी है ना स्टेशनरी सप्लायर से, तो उसके लिए क्या, योर ऑर्डर डिटेल्स आर एज फॉलोज, डिटेल्स आर एज फॉलोज। डिटेल होता तो इज होता, अब डिटेल्स है तो आर, उसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाया है। और फॉलोज के आगे कॉलन लगाया है, सेमी हम्म। कॉलन नहीं है। तो जब भी हमने ज्यादा आइटम इंट्रोड्यूस करवाने हैं, हम कॉलन लगा के नीचे वो आइटम लिख देते हैं। ठीक है। अब ये क्लोजिंग ओके सर, पैराग्राफ, थैंक यू। क्लोजिंग पैराग्राफ, ये सारी उसकी एग्जांपल आ गई। ये आप देखें कैसे क्लोज करते हैं। अब देखें ना, मैंने कहा अगर आप कह रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करे, तो आपको फिर अपना टेलीफोन नंबर देना जरूरी है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कॉमा यू कैन रीच मी ऑन, और आगे नंबर दिया हुआ है, ऑफिस का नंबर दिया हुआ है। हम्म। तो जो आप बात कह रही है उसको फिर आगे जस्टिफाई करना है। यू कैन ईमेल मी, और भी जाहिर है आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इसके पास जा रहा है, तो उसमें आपको फिर फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये ओके सारे सर। वो सेंटेंसेस हैं स्टार्टिंग वाले कि अगर आपने जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो फिर आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट, प्लीज नोट दैट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। आप किसी को बता रही हैं, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तो आपके ये वाले फिक्रे हो जाएंगे। ये आपके पास 6-7 मुख्तलिफ किस्म के फिक्रे हैं, ताकि आपको एक वैरायटी मिले। आप एक ही किस्म का सेंटेंस जो है वो हर पैराग्राफ की बिगनिंग में या हर ईमेल के शुरू में न लगाएं, बल्कि यू गो फॉर अ वेरिएशन और यू गो फॉर अ चेंज। गुड न्यूज देनी है तो आई एम ग्लैड टू सही। लेट यू दैट। बैड न्यूज देनी है तो आई एम सॉरी टू लेट यू, अनफॉर्चुनेटली, रिग्रेटेबली, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, या आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है। सही। यस सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम है। पर्पज ये है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाए, आप उसको प्रैक्टिस करें और थोड़ी बेहतरी लेके आए अपने अंदर। Yes, do I have any other question or any other point for discussion? नो सर। Okay, if no, then thank you very much. और ये मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाते हैं। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रात को ही, या अगर कोई मसला होगा तो फिर मैं कल इंशाल्लाह आपसे ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। और जो भी सवाल है बिल्कुल खुल के आप ग्रुप में या इन बॉक्स में आप ज़रूर पूछा करें, अगर किसी चीज़ में आपको क्वेरी आ रही हो या कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।